नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी मंच के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में साइंस एंड टेक के जून मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना। इस वीडियो से आपकी एक क्विक रिवीजन होगी जो कि आपको आने वाले आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं, जानते हैं पहले टॉपिक के बारे में। इस आर्टिकल में बात की गई है सेमीकंडक्टर्स के बारे में। और अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फर्म स्टैब्लिश करना चाहते हैं सेमीकंडक्टर्स की, तो आप अपनी एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। ये किस प्रोग्राम के अंडर कहा गया है? सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंडर, जिसमें भारत ने कहा है कि हम 76,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। ये प्रोग्राम आपका स्टार्ट हुआ था 2021 में, जहां पर इंडिया के अंदर हम सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग को इंप्रूव करना चाहते हैं। अब इसी के अंडर एक मिशन स्टार्ट किया गया, दैट इज इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। अब यहां कहा जाता है कि हम रिस्पॉन्सिबली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेमीकॉन इंडिया को, जिसमें हमारा फोकस रहेगा डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले। इस सभी तरह के इकोसिस्टम को यहां पर इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश करना। अब यहां आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं। देखिए, आप सभी ने बचपन में मेटल्स के बारे में सुना होगा, आप सभी ने नॉन मेटल्स के बारे में सुना होगा। अब आप एक ऐसी चीज को मान लिए, एक ऐसा एलिमेंट जो इन दोनों की प्रॉपर्टी के कहीं बीच में आता हो, जिसे ना तो मेटल की तरह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो और ना ही नॉन मेटल की तरह बैड हो, मतलब एक ऐसा जो बीच के यानी ग्रे एरिया में आता हो, तो इसी को कहा जाता है सेमीकंडक्टर। इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये जो जैसे कंप्यूटर को बनाने का चिप यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी आपकी सेमीकंडक्टर चिप होती है। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ऑटो इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल रहता है। एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी उतना ही इस्तेमाल रहता है और स्पेस इंडस्ट्री में भी इसका बहुत बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किया जाता है। तो आने वाले समय में जो भी हमारी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, उसमें सेमीकंडक्टर्स का रोल बहुत ज़्यादा है। और अभी के समय के लिए अगर देखें तो वर्ल्ड ओवर चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है। हम चाहते हैं कि एक तो हम चाइना की यहाँ पर मार्केट को थोड़ा कम कर सकें, मतलब हम यहाँ पर अपनी खुद की एक मार्केट क्रिएट कर सकें। और भविष्य में हमारे दो मेजर मिशन हैं। पहला, इंडिया के डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाना, और साथ ही साथ इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करवाना। इन दोनों को अगर हमें फुलफिल करना है तो इनके लिए हमें चाहिएगी सेमीकंडक्टर की एक सप्लाई चेन, और इसको इंडिजिनस बिल्ड करने के लिए ही हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इंडिया ने अभी रिसेंटली ग्लोबल लेबोरेटरी नेटवर्क को ज्वाइन किया है, जो कि वैक्सीन टेस्टिंग के ऊपर फोकस कर रहा है। अब यहाँ पर इसका नाम क्या है पहले हम समझ लेते हैं, दैट इज कोलिजन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। इसके अंदर एक नेटवर्क है, दैट इज सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क। हमने इसे ज्वाइन किया है अभी। यहाँ पर आपकी 13 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और इसके अंदर 15 पार्टनर फैसिलिटीज़ हैं इसकी। अब यहाँ फोकस क्या है हमारा? देखिए, जैसे कोविड-19 ने पूरी दुनिया की कलाई खोल दी थी कि हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं आने वाली ऐसी बड़ी बड़ी परेशानियों के लिए, तो यहाँ पर पूरे वर्ल्ड लेवल पे हमने एक मीटिंग कंडक्ट की थी, जिसमें हमने डिसाइड किया था कि आने वाले जो आपकी इमरजेंसी है, या मान लीजिए कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन है जो आप आने वाले समय में इमर्ज कर सकती है, हम इसके लिए प्रिपेयर्डनेस इंक्रीज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम सस्टेनेबली रीजनल आउटब्रेक के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और वैक्सीन वाइज भी। तो जो भी, जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट डेवलप होता है, जैसे कोई वैक्सीन को यहाँ पर कैंडिडेट कहा जाता है तब तक जब तक ये मार्केट में नहीं आती है। तो मान लीजिए किसी बीमारी के अगेंस्ट कोई कैंडिडेट डेवलप कर रहे हैं, उसको कैसे रैपिडली और एक्यूरेटली डेवलप कर सके, इसके ऊपर इनका फोकस रहता है, ताकि प्रॉमिसिंग रिजल्ट मिल सके। मतलब ऐसी दवाई जो एक्चुअल में उस बीमारी के लिए या उस बीमारी पे काफ़ी कारगर साबित हो। अभी रिसेंटली इंडिया ने टेस्ट की अग्नि-1। अब ये मिसाइल सिस्टम कहाँ से टेस्ट फायर किया गया? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से, जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है आपका। इसकी जो रेंज है ये 700 से 800 किलोमीटर तक रहेगी। इसके अलावा अग्नि-2 की रेंज जैसे 2000 किलोमीटर तक है। अग्नि-3 की रेंज जो है 2500 किलोमीटर तक है, और लगभग 3500 किलोमीटर तक अग्नि-4 की रेंज है, और अग्नि-5 की 5000 किलोमीटर तक की रेंज है। मतलब ये आपकी कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट स्ट्राइक कर सकती है। अगर आप एक कॉन्टिनेंट से छोड़ते हैं, जैसे इंडिया से छोड़ते हैं, तो आप यूरोप तक यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। ये पार्ट है आपका इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जो कि 1983 में स्टार्ट किया गया था। इस प्रोजेक्ट को उस समय लीड कर रहे थे भारत के मिसाइल मैन, दैट इज एपीजे अब्दुल कलाम जी। अब यहाँ पर कौन कौन सी मिसाइल्स इसके अंडर आती हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो एक वर्ड याद रखना, पटना। पटना का मतलब है P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग एंड A फॉर आकाश। जहां पर आपकी जो पृथ्वी है
ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मतलब आप लैंड से छोड़ते हैं इसे और लैंड पे ही अटैक करेगी ये। इसके अलावा त्रिशूल की बात की जाए तो ये शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब यहां पर आप एरियल व्हीकल्स के ऊपर अटैक कर सकते हैं जैसे एरोप्लेन्स एंड जेट्स एंड ऑल। इसके अलावा तीसरी मिसाइल जो अग्नि है, ये मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। आकाश आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज अप टू 25 किलोमीटर तक रहेगी। एंड जो नाग है, फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड एक एंटी टैंक मिसाइल है। तो इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है। 2014 में यूपीएससी ने अग्नि 4 के बारे में एक बार पहले भी आपसे सवाल पूछा हुआ है, तो इस वजह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे लिथियम आयन बैटरीज की रिसाइकलिंग के बारे में। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने ट्रांसफर की है बैटरी रिसाइकलिंग की टेक्नोलॉजी को 9 इंडस्ट्रीज के साथ, मतलब जो आपकी इंडस्ट्री और लोकल स्टार्टअप्स है उनके साथ। अभी तक क्या हो रहा था कि भाई हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे न्यू लिथियम आयंस के ऊपर, जो कि आपके चाइना और हांगकांग से आते थे। अगर लिथियम की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से आती थी मेजरली। ऑल्दो अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स चाहते हैं कि हम इन सभी चीज़ों को बदल दें, जहाँ पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल मिनरल्स को जो कि आपकी बैटरीज में प्रेजेंट है उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकें, ताकि हमारा इंपोर्ट कम हो सके और फ्रेश माइनिंग कम करनी पड़े। इससे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के ऊपर जो माइनिंग के कारण नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो कम देखने को मिलेंगे। जैसे जब भी हम माइनिंग करते हैं तो इसकी वजह से पेड़ों को काटना पड़ता है और जो आपकी धूल मिट्टी उड़ती है उससे भी एयर पोल्यूशन जनरेट होता है। तो यहाँ पर हम ना केवल इंपोर्ट बिल्स को कम करना चाहते हैं बल्कि अपनी माइनिंग को भी कम करना चाहते हैं। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की जा रही है, क्या हो रहा है, इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए, इस टेक्नोलॉजी में कहा जा रहा है कि हम 95% तक आपके लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज और निकल इन सभी को ऑक्साइड और कार्बोनेट फॉर्म में निकाल लेंगे। ये काफ़ी प्योरेस्ट फॉर्म में रहेगा, ऑलमोस्ट 98% तक इनमें प्योरिटी भी मिल सकती है आपको। देखिए, इस टेक्नोलॉजी में करा क्या जाएगा, एक इलेक्ट्रोड होगी जिसके ऊपर जो भी आपके लिथियम आयंस या कोबाल्ट वगैरह आके स्टक हो जाते हैं, इनको डिप किया जाएगा एक लिक्विड के अंदर जिसमें लीचिंग होगी, जिसके थ्रू आपके जो वैल्यूएबल मिनरल्स हैं ये इस लिक्विड में चले जाएंगे, जिसको बाद में प्योरीफाई करके हम इन सभी मेटल को रिकवर कर लेंगे। अभी रिसेंटली आईएनएस विक्रांत पे पहली बार MH-60R यानी रोमियो हेलीकॉप्टर्स को लैंड करवाया गया है। अब ये जो आपके रोमियो हेलीकॉप्टर है ये ऑल वेदर हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि सर्विलेंस, एंटी शिपिंग, सर्च एंड रेस्क्यू कैपेबिलिटी के लिए डिज़ाइन किए गए थे। इसके अलावा ये कहीं से भी आप लॉन्च कर सकते हो, डाटा फ्रिगेट से, डिस्ट्रॉयर से, क्रूजर से या एयरक्राफ्ट कैरियर से। तो इससे इंडिया की जो ऑपरेटेबिलिटी है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। अभी हाल फिलहाल में आईएनएस विक्रांत पे जो इसकी लैंडिंग हुई है, इससे नेवी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, स्मार्ट बैंडेज। अब देखिए, आप सभी ने बैंडेज तो लगाई होगी। अब वो बैंडेज लगाते हैं तो कई बार आपके स्किन के ऊपर जैसे गलने का निशान पड़ जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि बैंडेज की वजह से कई बार उतारते हुए बहुत दर्द होती है। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को परे छोड़ते हुए एक आई है आपकी स्मार्ट बैंडेज, जो कि ट्रीट करेगी क्रॉनिकल वुंड्स को, मतलब जो घाव काफ़ी लंबे समय से हैं उन सभी को हील करने की कोशिश करेगी। इसके अंदर बायो सेंसर्स लगे होंगे जो कि केमिकल कॉम्पोजिशन को जांचेंगे एक घाव की। अगर मान लीजिए घाव के ऊपर कोई बैक्टीरिया पनप रहा है तो यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होगा इसमें, जो कि इस तरह के बैक्टीरिया को पनपने से रोकेगा। इसके साथ साथ इसमें इलेक्ट्रोड्स के अंदर हाइड्रोजन जेल लेयर्स होंगी जो कि कंट्रोल करेंगी किस तरह से दवाइयों को रिलीज किया जाए, ताकि जो जख्म है उसे तेजी से भरा जा सके। और यहाँ पर ये जख्म के टेम्परेचर और पीएच लेवल को रियल टाइम पे मॉनिटर करेगा, ताकि इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के जो चांसेस हैं उन्हें कम किया जा सके। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कवच सिस्टम की। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी रिसेंटली उड़ीसा के बालासोर में एक रेल हादसा हुआ है जिसमें लगभग 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और 1000 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। अब सरकारी आंकड़े कुछ अलग भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, बट अलग अलग न्यूज़पेपर में लगभग आपके 300 लोगों की डेथ की यहाँ पर रिपोर्ट की गई है। अब यहाँ पर इसी बीच एक कवच सिस्टम भी आपका न्यूज़ में रहा है। कवच हमारा एक इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसे डेवलप किया गया था रिसर्च, डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसमें वेरियस इंडस्ट्रीज़ ने भी इनका साथ दिया था। ये एक तरह का आपका ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। अब इसमें ऑटोमेटिक ब्रेकिंग्स है जो कि आपकी वर्क करते हैं। जिस तरह आपकी एक रेल है वो रेड सिग्नल को क्रॉस कर दे तो उस समय ऑटोमेटिकली उसकी ब्रेक लग जाएगी। अगर कोई रेल आपकी ओवर स्पीडिंग कर रही है उस समय भी ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएंगी। और साथ के साथ अगर दो सामने से ट्रेन आ रही हैं और दोनों में आपका
ये RDF टैग है, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगा हुआ है, तो इनकी कम्युनिकेशन के थ्रू ये एक्सीडेंट वहाँ पर भी प्रिवेंट किया जा सकता है। इसमें एरर के चांसेस बहुत कम रहते हैं और इसमें RFID टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें यहाँ पर इन सिग्नल्स को पास किया जाता है जैसे दो ट्रेन्स के बीच में। सैटेलाइट से भी ये कनेक्टेड है और एक बेस स्टेशन से भी कनेक्टेड है, और जहाँ जहाँ आपके सिग्नल पोल्स हैं वो भी इस नेटवर्क का पार्ट है। ये आपस में फ्रिक्वेंटली कम्युनिकेट करते रहते हैं ताकि इंडिया के अंदर और इवन विदेशों में भी इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग नाम से वहाँ पर जाना जाता है। रेलवे एक्सीडेंट्स को ये रोकने में काम करता है। तो आपको याद रखना है कवच सिस्टम किससे डील करता है, आपके रेलवे से। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे AI के यूज़ के बारे में और कैसे ये सुपर बग को मारने के लिए एंटीबायोटिक को बनाने में हेल्प कर रहा है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए सुपर बग होता क्या है। देखिए, कोई ऐसा बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी फ्रंटलाइन दवाई जिसके ऊपर असर नहीं कर रही है, ऐसे आपके बग को कह दिया जाता है सुपर बग। मतलब ये मरना इसका इम्पॉसिबल हो चुका है, ये अजर और अमर हो चुका है। अब ऐसे ही आपका एक वर्ल्ड का सबसे डेंजरस सुपर बग है, दैट इज इंसिटोबैक्टर बाउमेनी। अब इसके ऊपर USA और कनाडा ने रिसर्च कंडक्ट की। इसके सभी पैटर्न के रिगार्डिंग आपकी इंफॉर्मेशन फीड की गई AI को। अब आप सभी जानते हैं कि ये मशीन लर्निंग के ऊपर फोकस्ड आपका एक सिस्टम रहता है AI, जो बहुत सारे डाटा को स्टडी करके एक पैटर्न डेवलप करता है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। अब इसने इस डाटा को ऑब्जर्व किया और इसके सामने कुछ केमिकल्स रख दिए गए, मतलब कुछ केमिकल्स के डाटा को फीड करा गया। अब इसने उसमें से 200 प्लस केमिकल्स को आपके शॉर्टलिस्ट किया जो कि आपका एक पोटेंशियल एंटीबायोटिक का काम कर सकते हैं। इसमें से कुछ को टेस्ट किया गया जिसके रिजल्ट काफ़ी कारगर रहे। तो यहाँ पर इसने हेल्प की हमारी एंटी माइक्रोबियल मॉलिक्यूल्स या आपके ऐसे केमिकल्स को ढूंढने में जो कि बैक्टीरिया को, इस तरह के बैक्टीरिया को मार सकता है। अब अगर बात की जाए इस बैक्टीरिया की, तो ये कॉज करता है आपका निमोनिया, मेनिंगनाइटिस, इन्फेक्ट करता है जख्मों को। ये ज़्यादातर आपके हॉस्पिटल बेड पे मिलता है और इससे लोगों की मौत तक हो सकती है। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे डीप फेक के बारे में। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक पर्सन है जिसका नाम है राजू। इस राजू की मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं, इसके साथ साथ कुछ वीडियोज़ हैं और कुछ ऑडियोज़ भी हैं। अब मैं मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके इस पर्सन की किसी भी तरह की कोई वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ। मतलब आप ये समझिए कि ये एक तरह की ऐसी मैनिपुलेटिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें आप किसी पर्सन की वीडियो, इमेज और ऑडियो को यूटिलाइज करते हैं, डीप लर्निंग का इसमें इस्तेमाल करते हैं और इससे फेक न्यूज़ या किसी भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड कमिट कर सकते हैं। और इसे डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल रहता है। या आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पर रेसलर्स आपको स्माइल करते हुए, सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक तरह की आपकी डीप फेक टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल है। अब यहाँ पर अडोब के जो सॉफ्टवेयर है ना फोटो एडिटिंग के, ये उससे परे है। इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल रहता है। ऐसी ही एक वीडियो पब्लिश हुई थी 2017 में, जिससे ये डीप फेक टेक्नोलॉजी आपकी न्यूज़ में आई थी। किसी पर्सन ने, एक अनोनिमस यूज़र थे रेडिट के, जिन्होंने गूगल के ओपन सोर्स को यूज़ किया था। अब यहाँ पर उसने इसे मैनिपुलेट करके डीप लर्निंग के थ्रू एक पोर्नोग्राफिक वीडियो क्रिएट की। अब जैसे ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये दो धारी तलवार है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जैसे मान लीजिए मेरे को किसी पर्सन की हूबहू कॉपी क्रिएट करनी है। जैसे आपको शायद पता हो कि अभी रिसेंटली एक के सिंगर हुआ करते थे, बहुत मशहूर सिंगर थे, इनकी डेथ हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि इनकी हूबहू कोई मैं वीडियो क्रिएट कर सकूँ, इनके जैसे गाना गा सके कोई, तो इसको मैं क्रिएट कर सकता हूँ डीप फेक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके। ये इसका एक अच्छा यूज़ हुआ। बट इसी चीज़ का कोई नेगेटिव इस्तेमाल भी कर सकता है, जैसे रिवेंज पॉर्न के लिए या फेक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। तो ये दो धारी तलवार इसलिए कहा जा रहा है कि भाई इसके अच्छे यूज़ भी हैं और बुरे यूज़ भी हैं। जैसे इस आर्टिकल में एक एग्जांपल दिया गया था सोलर जियो इंजीनियरिंग, जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अर्थ के, यानी अपने प्लैनेट अर्थ के क्लाइमेट को इस तरह से चेंज कर दें कि ये हमारे फेवर में हो जाए, जिसमें हम कुछ सनलाइट को ब्लॉक करेंगे और इससे हो सकता है कि कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी देखने को मिले। तो हमेशा हर टेक्नोलॉजी के लिए आपको ये याद रखना है कि उसके दो यूज़ हो सकते हैं। एक हो सकता है अच्छा यूज़ और एक हो सकता है बुरा यूज़। तो हमें हमेशा अच्छे यूज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, आप सभी ने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में तो सुना ही होगा। अब इससे आप हो सकता है कि एक पूरे शहर को लाइट दे रहे हो, और एक चीज़ ये भी हो सकती है कि इससे आप पूरे एक शहर को उड़ा भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसके दोनों ही यूज़ हैं। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप इसे किस तरह से इस्तेमाल करेंगे।
तो कई लोग जो डीप फेक टेक्नोलॉजी को लेके क्वेश्चन उठा रहे हैं कि भाई इससे बहुत ज़्यादा फेक प्रोपेगेंडा फैलेगा, उनको ये समझना चाहिए कि हर टेक्नोलॉजी के दो यूज़ होते हैं। अब ये हमारी समझ के ऊपर है कि हम इसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे ईरान की एक हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में, डैट इज़ फतेह। ये फारसी नाम है, ओरिजिनल नाम इसका आप ये कह सकते हैं कॉन्करर भी है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि इसके जो डिस्टेंस है डैट इज़ अराउंड 1400 किलोमीटर। अभी रिसेंटली इसे टेस्ट किया गया, तो इसकी जो स्पीड है, ईरान ऐसा क्लेम कर रहा है कि ये 15 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड है। जैसे आपको पता होगा साउंड की स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड, तो इससे 15 टाइम ज़्यादा तेज ये आपकी मिसाइल वर्क करेगी और इसको काउंटर करना बहुत से एंटी मिसाइल सिस्टम के लिए मुश्किल रहने वाला है। तो यहाँ आप ये याद रखना कि देखिए वेस्ट एशिया में दो ही आपकी मेजर पावर हैं, एक तो आपका सऊदी अरेबिया और दूसरा ईरान। तो ईरान जिस तरह से अपने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है, तो ये पूरे वेस्ट एशिया और यूएसए के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा कि भविष्य में इसे कैसे कंट्रोल किया जाए। अभी डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल को टेस्ट किया है। अभी ये इसका दूसरा टेस्ट है जो कि एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से उड़ीसा से कंडक्ट किया गया है। ये 2 स्टेज आपकी मिसाइल सिस्टम है जो कि पार्ट है आपके इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की। इसके अंडर आपकी बाकी जो प्रोग्राम्स आते हैं डैट इज पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, अग्नि एंड नाग। यहां पर आप नंबर ऑफ लोकेशन को एक साथ हिट कर सकते हैं विद दिस काइंड ऑफ मिसाइल सिस्टम, और इसमें इस्तेमाल किया जाएगा ड्यूल रिडंडेंट नेविगेशन सिस्टम एंड गाइडेंस सिस्टम को। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि ये सटीक लोकेशन को हिट कर पाएगा और इसके इंडक्ट होने के बाद भारत की जो मारक क्षमता है वो और ज़्यादा बेटर हो सकेगी। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में और इसकी वैक्सीन के बारे में। देखिए भारत बायोटेक ने अपनी कुछ दवाइयों को वापस मंगा लिया। कुछ लॉट्स की दवाइयाँ थी वो पुअर क्वालिटी की थी, इसलिए इसे वापस बुला लिया गया। अब ये दवाइयाँ क्या है, इसे कहा जा रहा है टाइप बार TCV। ये आपकी टाइफाइड को ठीक करने के लिए एक दवाई बनाई गई थी इनके द्वारा। इन दवाइयों की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, ऐसा कहा गया सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये एक आपकी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आती है। ये प्रमोट करती है कैसे हम दवाइयों को इंपोर्ट करें भारत के अंदर, उसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी ने क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करने हो तो उसके लिए भी अप्रूवल यही देते हैं, और किसी दवाई के लिए आपको लाइसेंस वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी यही आपकी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। अब यहाँ पर अगर टाइफाइड के बारे में बात की जाए तो ये आपकी एक बैक्टीरिया के द्वारा की जाने वाली बीमारी है। बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेलिया टाइफी। ये ट्रांसमिट होती है आपके फीकल ओरल रूट से, मतलब खाने के थ्रू या जहाँ से स्टूल पास होते हैं वहाँ से, और ये फूड और वाटर कंटामिनेट होने के बाद बॉडी के अंदर एंटर कर। मान लीजिए किसी एरिया में बहुत ज़्यादा गंदा पानी है कोई, अब जैसे इसके लिए एग्जांपल देना चाहूँगा, कोई मलमूत्र के विसर्जन के बाद अपने हाथ वहीं पर ही धो ले और उस बंदे के अंदर, उस पर्सन के अंदर आपके एग्जिस्ट करते थे ये बैक्टीरिया, तो ये उस पानी को भी पोल्यूट कर देंगे। अगर वो स्टेगनेंट वाटर है तो इससे लोगों के अंदर परेशानी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली भारत ने कहा है कि भी हम आने वाले समय में मिड जुलाई में चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाले हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कर सकें मून के साउथ पोल के ऊपर। जो मून का साउथ पोल है वो धरती से दिखाई नहीं देता है, तो इस वजह से यहाँ पर लैंडिंग करना मुश्किल रहता है। अब देखिए लैंडिंग 2 तरह की होती है, एक होती है हार्ड लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ है एक सर्टन हाइट से ड्रॉप कर दी, जैसे मान लीजिए मेरा ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर से मैंने अपनी कोई चीज़ ड्रॉप कर दी ताकि मैं सैंपल वगैरह या कुछ इम्पैक्ट वगैरह चेक करना चाहता हूँ वो कर लूँ। अब दूसरी चीज़ आती है सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में आप क्या करते हैं, आप इंजन का इस्तेमाल करके उसे धीरे धीरे आराम से धरती पे उतारते हैं। धरती पे क्या मतलब सरफेस पे, तो इसे कहा जाता है सॉफ्ट लैंडिंग। अभी यहाँ पर जो आपका चंद्रयान 3 जाने वाला है ये आपके चंद्रयान 2 का ही एक एक्सटेंशन है, क्योंकि चंद्रयान 2 में जो हमने लैंडर और रोवर भेजा था वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, तो इस वजह से हमारा वो फेल्ड एक्सपेरिमेंट रहा। तो अभी इस चंद्रयान 3 में आपका एक प्रपोल्शन मॉड्यूल रहेगा जिसमें लैंडर और रोवर रहेंगे। इसमें एक ऑर्बिटर रहेगा जो कि लगभग 100 किलोमीटर ऊपर रहेगा मून के सरफेस से, और ये ऑर्बिट करेगा मून को और कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा लैंडर, रोवर और अर्थ के बीच में। लैंडर बेसिकली आपकी सॉफ्ट लैंडिंग के लिए बनाया गया, और रोवर हम इसलिए भेज रहे हैं ताकि हम केमिकल एनालिसिस कर सकें मून के सरफेस का, और ये इन सीटू एक्सपेरिमेंट रहेगा। वहाँ से कुछ भी भारत के ऊपर यानी हम वापस लेके नहीं आ रहे हैं। इसे लॉन्च किया जाएगा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से, जिसे कई बार GSLV मार्क 3 भी बोला जाता है। GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3, सेम ही रॉकेट है, बस नाम चेंज कर दिया थोड़ा। इस आर्टिकल में इतना ही था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अब ये जो आर्टिकल है ये आपके टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है।
यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अभी हमने गगनयान का अबॉर्ट मिशन जो है उसको थोड़ा डिले कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इस अबॉर्ट टर्म को आप समझिए, जैसे मान लीजिए आपने मिशन स्टार्ट किया, मिशन के विदिन कुछ सेकंड में हमें पता लगा कि रॉकेट में कुछ तकनीकी खराबी है। अब यहाँ पर ऊपर वाला जो मॉड्यूल है जिसमें सारे आपके क्रू पैसेंजर बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि इस क्रू पैसेंजर को हम अलग से सेग्रीगेट कर दें इस रॉकेट से, ताकि इनकी जान बचाई जा सके। तो इसके लिए जो टेस्ट कंडक्ट होता है दैट इज अबॉर्ट मिशन। यहाँ पर इस मिशन को डिले करते हुए इसरो ने यह कहा कि भाई हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हम नहीं चाहते कि किसी भी कारण से ये मिशन फेल हो, तो हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जितनी सहज और जितने अच्छे तरीके से हम इन टेस्ट को कंडक्ट कर सकें, चाहे थोड़ा डिले करना पड़े, हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। अगर गगनयान की बात की जाए तो वैसे तो भारत की आज़ादी के 75 साल कंप्लीट होने पर हमें अंतरिक्ष में 3 भारतीयों को भेजना था, बट अभी की बात करें तो इसमें टोटल 3 फ्लाइट्स हैं, जिसमें 2 अनमैन्ड रहेंगी, जिसमें आप ये कह सकते हो व्योम मित्र जाएगा और आपकी कंडीशंस वगैरह को ऑब्जर्व करेगा जो चैम्बर है उसके अंदर। फिर एक मैन्ड मिशन जाएगा जिसमें 2 मेन और 1 वुमेन जाएंगी, जिन्हें 300 से लेकर 400 किलोमीटर की हाइट पे लोअर अर्थ ऑर्बिट में 5 से 7 दिन रखा जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको मैं आपको इस तरह से समझाना चाहूँगा, ये एक ऐसी साइंस है जहाँ पर हम मशीन्स को इंटेलिजेंट बना रहे हैं इंसानों की तरह, मतलब जो इंसानों की तरह सोच सके। जैसे सीरी, अगर आप उसे कहते हैं कि सीरी आप मुझे ये ढूंढ के दे दीजिए, तो वो तुरंत ही आपको चीज़ें ढूंढ के दे देती है। ये फर्स्ट जनरेशन है। जैसे एलेक्सा। नेक्स्ट जनरेशन में आपका चैट जीपीटी आ गया। अब इससे आगे अगर आप बात करें तो आपने शायद रजनीकांत की एक फिल्म देखी होगी रोबोट। अब रोबोट जो फिल्म है वो बेसिकली आपका एआई डिज़ाइन है, मतलब जहां पर मशीन्स में इतनी इंटेलिजेंस आ चुकी है कि वो अपने आप से डिसीजन मेकिंग कर सके, उसे किसी तरह की कमांड की जरूरत नहीं है, अच्छे और बुरे के बीच में वो फर्क समझ सके। जैसे अगर आप मार्वल के फैन हैं तो आपने विजन को देखा होगा, तो विजन भी कुछ उसी तरह की मशीन है। या आपने फ्राइडे को सुना हो तो वो भी कुछ इसी तरह की मशीन है, मतलब एक ऐसा एआई जो अपने आप से चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर सके। अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना, जैसे एनपीए, कहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट हो सकता है, कौन से अकाउंट्स हैं ऐसे जहाँ पर अगर हम देखें तो आने वाले समय में डिफ़ॉल्ट करने के उसके चांसेस है, इसमें ये हेल्प कर सकते हैं। मेडिसिन में, रिसर्च में ये हेल्प कर सकता है। जैसे एआई के बारे में अभी आपको एक आर्टिकल मैंने पढ़ाया था सुपरबग्स के बारे में, जहाँ पर सुपरबग्स को ट्रीट करने के लिए हमने एआई को यूज़ किया, तो वहाँ पर मेडिसिन में ये हमारी हेल्प कर सकता है। मिलिट्री में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे आपने रजनीकांत की रोबोट फिल्म देखी ना, उसमें आपने देखा होगा कि वो अपने आप में एक आर्मी बना लेते हैं, तो उसके लिए अब मान लीजिए आप ट्रैफिक के सिग्नल्स को खुद नहीं ऑपरेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई आप सर्वेलेंस पे किसी इंसान को ना बिठा के, क्योंकि इंसान कुछ गलती कर सकता है, आप चाहते हैं कि भाई जैसे टेररिस्ट की फेस वगैरह रिकॉग्नाइज करने हैं, तो सभी इंडिया के जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह हैं उसको एआई से आपने कनेक्ट कर दिया, मतलब सभी जो आपके सर्वर्स हैं, और वहाँ पर वो अपने आप जो थ्रेट्स हैं उनको डिटेक्ट करे। तो वैसे सर्वेलेंस के लिए भी ये यूज़ हो सकता है। इंटरटेनमेंट के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई क्लिप वगैरह बनानी है तो उसमें ये आपकी हेल्प कर सकता है। एग्रीकल्चर में क्या आप बेस्ट प्रैक्टिसेस करके प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, इसमें ये हेल्प कर सकता है। एजुकेशन, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आने वाले समय में हो सकता है कि कोई टीचर ना हो, आपको एआई का कोई वर्जन ही पढ़ा रहा हो। इसके अलावा कस्टमर्स की सर्विसेज, इसमें भी ये हेल्प कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट वगैरह में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और भी बहुत सी आपके इसके इस्तेमाल रहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हो सकता है, बट इसमें कुछ कंसर्न्स हैं। जैसे कंसर्न्स की सबसे बड़ी बात यह है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन को फैला सकते हैं, क्योंकि इनके पास इंटरनेट की सभी इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठी है। मतलब आप मशीन लर्निंग को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई आप इन्हें डाटा फीड करते हैं, ये इंटरनेट पे जितना डाटा है उसे कंज्यूम करके अपना एक परसेप्शन, या आप ये कह सकते हैं अपनी एक थॉट प्रोसेस को डेवलप करते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी ने इन्हें गलत सेट ऑफ डाटा दे दिया, मान लीजिए कोई टेररिस्ट एक्टिविटी वाला है, कोई पर्सन टेररिस्ट माइंडसेट वाला, उसने एआई को सिर्फ जिहादी सोच दी, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, विश्व के लिए, पूरे दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अब जैसे ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कोडर्स की जरूरत नहीं रहेगी, एआई आपको तुरंत ही कोड बनाकर दे देगा, तो यहां पर आपके ले ऑफ जो हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं इस फील्ड में, खासकर कंप्यूटर में एडिटिंग वगैरह की बात की जाए, वीडियो एडिटिंग एंड ऑल, उस फील्ड में। इसके अलावा इनकरेक्ट आंसर्स देने की भी काफ़ी गुंजाइश रहती है यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया ना कि भाई आप किस तरह का डाटा सेट से इसको ट्रेन कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसके आंसर की कितनी एक्यूरेसी रहेगी। अब अगर यहाँ पर आपका डाटा सेट खराब है तो यहाँ पर आंसर इनकरेक्ट भी आ सकते हैं। बट एक मेजर कंसर्न है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ये मेजर कंसर्न आपको देखने को मिला है यूक्रेन वॉर के टाइम पे।
देखिए, अभी तक ड्रोन जो है उनको कौन चलाता था? इंसान चलाते थे। अब मान लीजिए आगे भविष्य में एआई इनेबल्ड आपके ड्रोन आ गए, तो भैया ये आपकी वॉर का जो पूरी तरह से फेस है वो चेंज कर देगा। तो यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि भारत को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। भारत को कोशिश करना चाहिए कि भारत जो एआई है इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कंडक्ट करे, ताकि आने वाले समय में हमारे पास भी कुछ ऐसे डिजिटल एसेट हो। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि लाइक एआई ऑल्दो अच्छी चीज़ है, बट दो धारी तलवार है। इसके अच्छे पहलू को अगर ठीक से यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वर्ल्ड में। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली जेनरिक मेडिसिन, चाहे डायबिटीज की बात करें, गैस्ट्रिक की बात करें या कार्डियोवास्कुलर डिजीज की बात करें, इनके लिए दवाइयों की डिमांड काफी बढ़ गई है, खासकर जेनरिक मेडिसिन की। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जेनरिक मेडिसिन का दाम जो है वो 50 से 90% कम होता है आपकी ब्रांडेड टैबलेट से या मेडिसिन से। अब ये आपकी अनब्रांडेड मेडिसिन रहती है जो कि उतनी ही सेफ है जितनी ब्रांडेड आपकी मेडिसिन रहती हैं। जैसे आपने एस्पिरिन के बारे में सुना होगा, इसकी जेनरिक वर्जन को हम कहते हैं डिस्प्रिन। देखिए, डिस्प्रिन एस्पिरिन जितनी ही किफ़ायती है, बट यहाँ फ़र्क क्यों है दाम में, आप इसको समझिए। देखिए, एस्पिरिन जो है वो ब्रांडेड वैल्यू जो है उसकी, इसके पीछे रीज़न है उसका जो आईपीआर है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मतलब मान लीजिए आपने कोई दवाई बनाई है, इसका कोई सीक्रेट फार्मूला था, अब ये 10 साल तक के लिए सीक्रेट रह सकता है क्योंकि आपने इसके ऊपर अपने आईपीआर को रजिस्टर करवा लिया है। अब 10 साल बाद जब ये आईपीआर खत्म होगा तो इसे कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर सकती है। तो उस समय ये जो दवाई है कोई और कंपनी अगर मैन्युफैक्चर करती है तो वो सस्ते दामों में बेच पाती है। तो यही आपकी जेनरिक मेडिसिन का भी कॉन्सेप्ट है। सेफ है, एफिकेसी भी बिल्कुल सेम है, बट ये है कि वो अनब्रांडेड है, दूसरी आपके ब्रांडेड थोड़ी कॉस्टली होती है। अब भारत के अंदर प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत ये हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मेडिसिन सस्ते दारों पे हम प्रोवाइड कर सकें। इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है आपका ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया, जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर आता है। इस स्कीम की शुरुआत हुई थी 2008 में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा के अंडर। तो जेनरिक मेडिसिन के बारे में इतना ही आपको जानना था। अभी रिसेंटली मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की है इरेडिकेटिंग टीबी के बारे में। मतलब हम टीबी को आने वाले 2025 तक कैसे खत्म करें, इसके बारे में बात की है। अब ये बैक्टीरियल डिजीज है आपकी, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होती है। अब इसका मेजर जो इम्पैक्ट है पर्सन के लंग्स के ऊपर होता है। अब लंग्स के ऊपर किसी भी बीमारी का असर होगा तो उस केस में कफ देखने को मिलेगा। कुछ टाइम पे आपको ऐसा भी लगता है कि पर्सन को ब्लीडिंग हो रही हो, चेस्ट पेन हो सकता है, वीकनेस महसूस कर सकता है वो पर्सन, उसे बुखार हो सकता है, और रात को स्वेट आना, ये कॉमन अंदेशा है टीबी का। अब हम टीबी के बारे में यहाँ पर क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें इंडिया की तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया में हाईएस्ट नंबर्स ऑफ केसेस देखने को मिलते हैं आपको टीबी के। इस वजह से हम इसके बारे में बात करें कि 2025 तक हम इरेडिकेट यानी खत्म करना चाहते हैं टीबी को, और ये पर्सन टू पर्सन ट्रेवल कर सकते हैं एयर के थ्रू। तो इस वजह से काफ़ी आप ये कह सकते हैं इसका विस्तार देखने को मिल सकता है। तो हम इसे ट्रीट करना चाहते हैं, और ये बाय मेडिसिन ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है, बट टाइमली अगर पर्सन मेडिसिन ले तो। अब अगर पर्सन पूरा कोर्स खत्म किए बिना ही दवाइयों को बीच में छोड़ देता है तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये आपकी कन्वर्ट हो जाती है सुपर बग्स में। मतलब जो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट, वो इसके ऊपर वर्क नहीं करेगी। अब अगर वो वर्क नहीं करेगी तो इसका इम्पैक्ट नेगेटिव रहेगा हेल्थ के ऊपर, और जो ड्यूरेशन है कोर्स की, दवाई के कोर्स की, वो लंबी हो जाती है। अब यहाँ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया, दैट इज टीबी मुक्त भारत अभियान, जिसमें 2025 तक, जैसा कि मैंने आपको कहा, हम एलिमिनेट करना चाहते हैं टीबी को भारत से। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का प्रोजेक्ट है। अब इसमें हमने 3-4 चीज़ों के ऊपर फोकस किया है, जैसे निक्षय मित्र इनिशिएटिव, जहां पर हम एडिशनल डायग्नोस्टिक की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ पैसे भी पे कर रहे हैं हम, ताकि आप ये कह सकते हैं कि एक पर्सन मान लीजिए अपनी जॉब पे नहीं जा पा रहा है टीबी के कारण, तो वो पर्सन को कुछ हेल्प मिल सके उसके न्यूट्रिशन में, या आप ये कह सकते हैं घर के खर्चा चलाने में, तो वो भी गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। निक्षय डिजिटल पोर्टल, जहाँ पर हम कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड निक्षय मित्र पोर्टल, जहाँ पर लाइक आप ये कह सकते हो कि ट्रीटमेंट वगैरह के ऊपर कैसे हम लाइक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को इम्प्रूव कर सकें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इसे इम्प्रूव कर सकें, उस सभी चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस है। मेजर एम यहाँ पर हमारा ये है कि कैसे हम एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करके जो हमारा अभी तक ट्रीटमेंट का पूरा जर्नी रहा है टीबी का, उसको और बेटर कर सकें।
क्योंकि हमने कई बार देखा है कि भारत के अंदर लोग टीबी की दवाइयाँ पूरी नहीं करते हैं, तो हम उस चीज़ को इंश्योर करना चाहते हैं कि भाई पर्सन पूरी दवाइयाँ ले, पूरी ट्रीटमेंट ले, ताकि हम टीबी को भारत में से ख़त्म कर सकें। अब इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। देखिए यहाँ पर सेकंड चीज़ जिसके बारे में मोदी जी ने बात की है, दैट इज़ इमरजेंसी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने टाइप की इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, विद आर्टिकल आपने बताना है, और कल की क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज एक टाइम कंस्ट्रेंट है। मैं चाहता हूं कि 20 मिनट के अंदर हमारे सभी जो टॉपिक हैं वो ख़त्म हो। देखिए मैं ये चाहता हूं कि मैं पूरे टॉपिक के साथ जस्टिस कर सकूं, तो यहाँ मैं कोशिश करूंगा कि कल के जो टॉपिक होंगे, क्योंकि आज 2 दिन के हम कवर कर रहे हैं तो ज़्यादा टॉपिक है, कल हमारे टॉपिक कम होंगे, तो हम इमरजेंसी के बारे में डील करेंगे। हम बात करेंगे कि इमरजेंसी कैसे लगती है, क्या उसके प्रावधान है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है पार्लियामेंट के ऊपर, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, खासकर नेशनल इमरजेंसी के बारे में। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें ये केरला को वार्न किया गया है कि भाई आपके यहाँ पर डेंगू के केस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। कुछ लोग इसे डेंगू भी बोलते हैं, वैसे प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंगली ये डेंगू होता है। देखिए आपकी डेंगू जो है ये ट्रॉपिकल एरिया की बीमारी है। अब यहाँ आपको ये याद रखना है कि ये मॉस्किटो की काटने से होती है, और 2 मॉस्किटो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोनों ही एडीज कैटेगरी के आते हैं, एक है एडीज इजिप्टी, एक है आपकी एडीज एल्बोपिक्टस। अब देखिए यहाँ आपको एक चीज़ समझनी है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये ट्रॉपिकल एरिया की ही बीमारी है। देखिए ट्रॉपिकल एरिया की अगर बात करें तो एक अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन मिलता है इन मच्छरों को पनपने के लिए, क्योंकि ये मच्छर ज़्यादातर आपकी वार्म कंडीशन में पनपते हैं, प्लस यहाँ इन्हें चाहिए होती है ह्यूमिडिटी। अब जैसे ही आप ट्रॉपिकल एरिया से ऊपर चले जाते हो, ह्यूमिडिटी रिड्यूस हो जाती है, प्लस वहाँ पर टेम्परेचर भी थोड़ा ठंडा होने लगता है, तो इस वजह से आपके ये जो मच्छर हैं ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, खासकर उन एरियाज़ में जहाँ पर रेनफॉल अच्छी खासी हो। तो आप ये कह सकते हो कि ज़्यादातर इनके केसेस आपको डोलोड्रम वाले एरिया में देखने को मिलते हैं, मतलब इक्वेटर से आप ये कह सकते हो 5 या 10 डिग्री नॉर्थ या साउथ की तरफ। अब यहाँ आपको 2-3 चीज़ें और याद रखनी है। देखिए दुनिया में हमने 2-3 टेक्निक अपनाई है, एक तो वॉलबैचिया बैक्टीरिया। अब देखिए वॉलबैचिया बैक्टीरिया वाली टेक्निक आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। देखिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, कुछ मॉस्किटो को वॉलबैचिया से इन्फेक्ट करते हैं और फिर उन्हें रिलीज कर देते हैं लोकल मॉस्किटो के साथ ब्रीडिंग करने के लिए। अब ये जो वॉलबैचिया बैक्टीरिया है, इसकी वजह से जो आपका डेंगू का जो वायरस है ये पनपता नहीं है किसी भी एडी इजिप्टी कैटेगरी की फीमेल मॉस्किटोज में। तो इस वजह से इसको ट्रायल किया गया था सबसे पहले इंडोनेशिया में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में। तो इसे डेवलप किया आपके वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम के अंडर, तो ये भी एक कारगर तरीका है। उसके अलावा वैक्सीन भी डेवलप कर दी गई है। इस वैक्सीन का नाम है डेंगीवैक्सिया, जो कि अभी यूएसए ने भी अप्रूव कर दी है। अब इसमें टेक्निक यूज़ की जाती है लाइव एटेन्यूएटेड वायरस की। अब इसमें क्या किया जाता है कि मान लीजिए एक वायरस है, इसको पैरालिसिस कर दिया हमने। अब पैरालिसिस करने के बाद ना ये जब वीक हो गया तो इसे हमने इंट्रोड्यूस कर दिया एक पर्सन की बॉडी के अंदर, तो वो एक इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स आपका जनरेट होता है, और इसके कारण जब भी नेक्स्ट टाइम उसे मच्छर काटता है, देखिए जब हमने इसे पैरालाइज कर दिया तो ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं होगा आपका जो वायरस है, क्योंकि इसके अंदर उतनी क्षमता नहीं है। अब जब आपको ओरिजिनल में मच्छर काटेगा और उससे ये वायरस आपके अंदर बॉडी में आएगा, तो एक्चुअल में आपका इम्यून सिस्टम पहले से ही रेडी होगा एक डिफेंस पैटर्न के साथ, ताकि इसको आप ये कह सकते हैं टैकल कर सके। तो कहीं ना कहीं उस इम्यून रिस्पॉन्स के कारण आप ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं होंगे इस वायरस के कारण, यानी नॉर्मल थोड़ा बहुत आपको बुखार देखने को मिल सकता है, बट वो डेंजरस नहीं होगा इतना। अब देखिए एडी इजिप्टी के कारण जिका वायरस फैलता है। अब ये भी एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है जो कि आपकी फेल्वी वायरस कैटेगरी का है। ज़्यादातर इसके केसेस 1947 में युगांडा में देखने को मिले थे, बंदरों में। उसके बाद 1952 में युगांडा के अंदर ही ये फैल गए थे ह्यूमंस में। देन यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया में भी ये फैल गए थे, उसके साउथ में हमने आज ही लोकेशन देखी है इसकी। और बाद में अफ्रीका, अमेरिका और एशिया पैसिफिक में भी ये आपकी बीमारी फैल गई थी, जिका वायरस प्राइमरीली आपकी एडी इजिप्टी मॉस्किटो के कारण फैलती है, और ये सेक्सुअली भी ट्रांसमिट हो सकती है। इसके लिए कोई वैक्सीन आपकी अवेलेबल नहीं है। अगर बात की जाए डेंगू की, तो यहाँ आपको याद रखना है अगेन एडी इजिप्टी के कारण ही ये होता है। ये भी अगेन आपकी एक वायरल डिजीज़ है, इसके खिलाफ वैक्सीन मिल सकती है आपको, ये तो आपको बताई दी है। देन चिकनगुनिया भी एक बीमारी है जो कि एडी इजिप्टी के कारण ही होती है, और यहाँ इसके लिए कोई स्पेसिफिक ड्रग्स नहीं है आपकी। इसमें जैसे जॉइंट में पेन होना, जैसे हाथों में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, मसल्स पेन, ये काफ़ी कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है इन बीमारियों में।
इस आर्टिकल में हम बात करेंगे फोनोन्स के बारे में। देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड ये आपकी टर्म है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स नॉर्मल कंप्यूटर से थोड़े डिफरेंट है। नॉर्मल कंप्यूटर्स आपके बिट्स में वर्क करते हैं, दैट इज 0 and 1 की फॉर्म में वहां पे डाटा आपका स्टोर होता है। बट यहां क्वांटम कंप्यूटिंग में बेसिक इंफॉर्मेशन यूनिट रहती है आपकी क्यूबिट्स। क्यूबिट्स मतलब आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और एक टाइम पे साइमल्टेनियसली 0 और 1 भी हो सकती है। मतलब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कहीं जाना है, आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो आप बाय रोड जाना चाहते हैं या आप बाय प्लेन जाना चाहते हैं। तो जो आपका क्वांटम कंप्यूटर है वो साइमल्टेनियसली दोनों का रिजल्ट दे सकता है कि अगर आप रोड से जाएंगे तो आपका सफर कैसा रहेगा, मतलब आप भविष्य में देख सकते हैं, या आप एयरवेज से ट्रेवल कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। वो दोनों इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर सकता है। बट अगर बात की जाए आपके सुपर कंप्यूटर्स या नॉर्मल कंप्यूटर्स की, ये लीनियर फॉर्म में वर्क करता है। मतलब एक चीज को पहले प्रोसेस करेगा, जैसे पूरा आपका एक्सपीरियंस रोड का पहले जनरेट करेगा, और फिर उसके बाद आप दूसरा डाटा डालेंगे कि एयरवेज से कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, तो ये उसको प्रोसेस करेगा। मतलब इन टोटल मैं यहां पे आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप क्वांटम कंप्यूटर्स की बात करते हैं, आपने एक मार्वल की मूवी देखी होगी जहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज सारे कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशंस को लगा के ये बताता है कि हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है जहां पर हम एक्चुअल में जीत सकते हैं। किसके खिलाफ? थानोस के खिलाफ। अब सेम उसने वहां पर 14,000 से ज्यादा आपके प्रावधान देखे थे जहां पे थानोस के साथ वो फाइट करते हैं। अब उसे वो जांचने में कितना टाइम लगा? बहुत कम समय लगा। तो वो भी साइमल्टेनियसली हर रूट को चेक कर रहा था, जैसे हम ये मान के चलते हैं। तो वो एक क्वांटम कंप्यूटर की तरह वर्क कर रहा था। अब क्यूबिट्स जो है बेसिकली इसमें जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन्स या कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं। अब ये जो कर सकते हैं, जो आपके क्यूबिट्स हैं, वो नॉर्मल आपके सेमीकंडक्टर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके क्यूबिट्स हैं वो क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से वर्क करते हैं, जहां पर आपको सुपर पोजिशनिंग देखने को मिलती है। अब सुपर पोजिशनिंग क्या होती है? जहां पर आप ये देखते हैं कि एक समय पे जब तक आप किसी चीज को छूते नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कॉइन उछाला, अब कॉइन उछाल के मेरे हाथ में हेड है या टेल, जब तक मैंने मुट्ठी खोल के नहीं देखा तब तक मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वो हेड है या टेल। वो सेम टाइम पे आपका हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। तो यहां क्वांटम कंप्यूटिंग में ये आपको देखने को मिलता है कि भाई जो आपका एक डाटा है वो सेम टाइम पे हेड है और टेल भी है। तो दैट इज देयर, मतलब जो उसकी वैल्यू है वो ऑन है या ऑफ है, सेम टाइम पे वो सेम वैल्यू यहां पर कैरी कर सकता है। अब ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं ना, इनकी जो कैलकुलेशन जो है, या आप ये कह सकते हैं कि जो सुपर कंप्यूटर्स की जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसको उसको सॉल्व करने में ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं, वो महज 5-10 सेकंड में ये सॉल्व कर सकता है। मतलब इतने आपके किफायती, इतने एफिशिएंट होते हैं सुपर कंप्यूटर्स। अब देखिए, नॉर्मली तो हम सुपर कंप्यूटर्स को अलग अलग चीजों से वर्क करते हैं, बट अभी हमारा जो फोकस है वो दो चीजों के ऊपर है। क्या हम लाइट एनर्जी से इसे रन कर सकते हैं, और क्या हम वाइब्रेशन से इसे रन कर सकते हैं। तो लाइट एनर्जी से जब इसे रन किया जाता है तो उसमें फाइटॉन्स का यूज किया जाता है। अब फाइटॉन्स को यूज करते हुए हमने एक मॉडल भी डेवलप किया, दैट इज लीनियर ऑप्टिकल क्वांटम कंप्यूटिंग, जिसमें हम मिरर्स, स्प्लिटर्स, या आप ये कह सकते हैं बिम स्प्लिटर्स, इनका इस्तेमाल करते हैं। अब इसको मैं आपको समझाना चाहूंगा कुछ इस तरह से। जैसे मान लीजिए आपने 1 मिलियन बिट का डाटा सेंड किया, या कोई भी यूनिट ले लीजिए। अब ये इसको ना स्प्लिटर क्या करता है, 2 हाफ में डिवाइड कर देगा। अब जब इसकी इंटरसेक्शन का हम एक रिफ्लेक्ट करके इंटरसेक्शंस वगैरह करवाएंगे इन दोनों जो आपने स्प्लिट किए वेव को, तो इसके बाद आप डाटा चेक करेंगे तो यहां पर आपका जो एंड रिजल्ट है वो n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को दर्शाता है। बट ये जो चीज है लाइट को स्प्लिट करना, ये बिम स्प्लिटर से पॉसिबल है। बट अभी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे कि क्या हम साउंड के केस में भी सेम कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने एकॉस्टिक बिम स्प्लिटर बनाया, जो कि आपके कंघी की शेप का है, जिसमें 2 मीटर लॉन्ग आपने चैनल यूज किया लिथियम नियोबेट का, जो कि एक तरह से आप ये कह सकते हो कि सुपर कंप्यूटिंग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया। अब इसमें जो टेम्परेचर है वो आपका अल्ट्रा लो रखा गया, ताकि आप साउंड के अंदर किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन ना क्रिएट करें। अब दूसरी चीज यहां पर ये कही जाती है कि जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो जो पिच थी, या आप ये कह सकते हैं जो साउंड है, वो ह्यूमन ईयर्स के लिए ऑडिबल नहीं थी। अब यहां हमने कुछ
उपकरणों का ऐसा भी इस्तेमाल किया है जो कि आपकी लाइट को एमिट और डिटेक्ट दोनों ही कर सकें, और इसी के लिए हमने बिम स्प्लिटर का भी इस्तेमाल किया। अब सेम जैसे मैंने आपको बताया कि हम लाइट को डिवाइड करते हैं, दो हिस्सों में बांट देते हैं इक्वल, और उसके बाद उनकी इंटरसेक्शन क्रिएट करवाते हैं जहां से हम डाटास को जांचते हैं। तो सेम प्रोसेस यहां पे भी रिपीट किया गया और इसमें वही रिजल्ट देखने को मिला जो आपको ऑप्टिकल बिम स्प्लिटर्स में देखने को मिल रहा था। बट यहां अभी हमारे सामने दो प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, जो पार्टिकल्स हैं वो वेव की तरह बिहेव करते हैं, तो इनका जो मोशन है, या आप ये कह सकते हो कि इनके जो फीचर्स हैं वो विद टाइम चेंज होते हैं। तो अभी हमें उसको समझने की जरूरत है। और यहाँ आपके जो डाटा है वो सुपर पोजिशंस पे स्टोर्ड है। सुपर पोजिशन मतलब कि एक ही समय पे वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो ये इनको समझना अभी हमारे लिए, मतलब इस पूरे जो आपके फिबॉन्स हैं इनको समझना हमारे लिए अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आने वाले समय में जब रिसर्च और ज़्यादा इंक्रीज की जाएगी तो उस समय हमें और ज़्यादा बेटर क्लैरिटी हो पाएगी इन मुद्दों पे। अभी के लिए मैं आपको एक करेक्शन करने के लिए कह रहा हूँ, मैंने शायद फोबॉन्स बोल दिया था, अभी फोनॉन्स हैं। ये फोनॉन्स मीन्स जो आपकी वाइब्रेशन या साउंड के कारण आप कोई एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। तो यहां पर फोटॉन्स और फोनॉन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे आईएनएस कृपान के बारे में, नॉट कृपाल, इट्स कृपान, जिसे अभी रिसेंटली इंडिया ने गिफ्ट किया है वियतनाम को। ये आपकी खुरकी क्लास की एक शिप है जो कि एक मिसाइल कॉर्वेट है जिसे कमीशन किया गया था 1991 में। इसके ऊपर इंडक्टेड है आपकी मीडियम रेंज गन, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। अभी रिसेंटली यहां पर वियतनाम के साथ हमने एमओयू भी साइन किया है म्यूचुअल लॉजिस्टिक के लिए, और साथ के साथ एक ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट भी रिलीज की गई है जहां पर इंडिया और वियतनाम के डिफेंस पार्टनरशिप के बारे में बात की गई है। 2030 तक हम क्या क्या चीजों में साथ में निवेश कर सकते हैं इसके बारे में बात की गई है। तीसरी चीज यहां पे आपको याद रखनी है कि एक लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की गई है अबाउट $100 मिलियन की। किसके साथ? वियतनाम के साथ, जहां पर हम वियतनाम को ये पैसा दे रहे हैं कि भाई आपको अगर कुछ भी, जैसे मान लीजिए डिफेंस इक्विपमेंट हमसे खरीदना हो तो यहां पर आप इस लाइन ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मेरे को 100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसमें से सिर्फ 10 मिलियन का ही इस्तेमाल करूं, तो मुझे इसके ऊपर ही इंटरेस्ट पे करना होगा, मुझे सारी रकम के ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू माई यूजेस मेरा इंटरेस्ट डिपेंड करेगा। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के बारे में, लेकिन पहले आर्टिकल का कंटेक्स्ट समझते हैं। अभी रिसेंटली एक कपल ने केस कर दिया एक हॉस्पिटल के ऊपर। हॉस्पिटल से गलती क्या हुई? देखिए, आपने एक मूवी देखी होगी गुड न्यूज। अब इस मूवी में क्या होता है कि दलजीत दोसांझ और अक्षय कुमार के स्पर्म एक्सचेंज हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ नेग्लिजेंस एक हॉस्पिटल ने कर दी रियल लाइफ में। अब इसी कारण से इन्हें कंज्यूमर कोर्ट में ले जाया गया इन कपल्स के द्वारा। अब यहां आपको दो चीजें समझनी है, एक तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को, एक आपका इन वीवो फर्टिलाइजेशन को। सबसे पहले हम इन वीवो के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो हम नेचुरली रिप्रोडक्शन के लिए प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर इन वीवो फर्टिलाइजेशन, जहां पर आप विद इन द बॉडी एग को फर्टिलाइज करके बेबी की फॉर्मेशन करते हैं। अब बेबी की फॉर्मेशन में फर्स्ट स्टेज आती है आपकी एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो यहां आप ये देखेंगे कि बॉडी के अंदर ही सब कुछ मैकेनिज्म हो रहा है। अब ये नेचुरली भी हो सकता है प्लस आर्टिफिशियली भी हो सकता है। अब आर्टिफिशियली कैसे? जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, उसकी स्पर्म काउंट कम है, या आप ये कह सकते हो कि उसके स्पर्म में मोबिलिटी नहीं है, मतलब इतने मोटाइल नहीं है स्पर्म की वो जाके एग को फर्टिलाइज करे, तो उस समय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन में आप इसे इंक्लूड करते हैं। बट इन विट्रो इससे टोटली अपोजिट है। जैसे मान लीजिए एक महिला है, उसके वूम यानी कोख में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एग फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती है, या वो बेबी को कैरी नहीं कर पा रही है, मतलब इनिशियल स्टेज में। तो यहां पर क्या किया जाता है कि एग और स्पर्म को आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइज किया जाता है। जब वो एम्ब्रियो की फॉर्म में बन जाते हैं तो उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है वुमन के वूम के अंदर। अगर बात की जाए नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की, तो ये एक तरह का इनएक्सपेंसिव, स्पीडी और समरी रिड्रेसल कंज्यूमर फोरम है जो कि अपील हेयर करता है नीचे वाले कोर्ट से जो भी आते हैं कंज्यूमर रिड्रेसल के लिए। इसको हेड करते हैं या तो कोई सिटिंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहां पर कोई भी पर्सन अगर हाई वैल्यू केस है यानी मोर देन 1 करोड़ रुपीज उसमें इंक्लूड हो तो उनके लिए यहां पर अपील कर सकता है, मतलब कंप्लेन कर सकता है। इसके अलावा अगर इससे फर्दर किसी को अपील करनी हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। इस डिसीजन के विद इन 30 डेज ये अपील आगे कर सकते हैं।
लास्ट चीज जो आपको याद रखनी है, ये कवर करता है दोनों ही चीजें, गुड्स भी और सर्विसेज भी। ये एक तरह का आपका एपलेट अथॉरिटी है, ये आपको याद रखना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट फॉरम होती है आपकी, फिर स्टेट कमीशन है, और उसके ऊपर नेशनल कमीशन, और लास्ट में आ जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे मत्स्ययान 6000 के बारे में या समुद्रयान मिशन के बारे में। देखिए, जैसे हमने स्पेस सेक्टर में इसरो बनाया, इसरो बनाने के बाद आज तक हमें कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि इसरो ने बहुत बेहतरीन काम किया है स्पेस सेक्टर में। तो सेम उसी तर्ज पे हम अंडर वाटर भी काम करना चाहते हैं। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के साथ आकर इसरो काम कर रहा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के बिहाफ पे यहाँ पर काम कर रहा है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। अब इन्होंने मत्स्ययान 6000 बनाने की सोची है। इसे बनाने के पीछे रीजन ये है कि हम समुद्र के अंदर एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं। जैसे समुद्र की तलहटी में कुछ बहुत रेयर मिनरल्स मिलते हैं, आपके मेटल्स मिलते हैं, हम उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में एक्सपेरिमेंटेशन में आपका मत्स्ययान 6000 हेल्प करेगा। यहाँ 6000 का मतलब ये है कि हम 6000 मीटर तक नीचे डेप्थ में जाना चाहते हैं। अब इसके बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टाइटन नाम का एक सबमर्सिबल था जो कि टाइटैनिक पे कुछ टूरिस्ट को लेके गया था, लेकिन वो टूरिस्ट अब लौट के वापस नहीं आए, और हमें ये भी नहीं पता लग पा रहा है कि टाइटन है कहाँ, कहाँ गायब हो गया। अब अटलांटिक में डूबे इस जहाज के पीछे वैसे भी टूरिस्ट का बहुत क्रेज है, तो कुछ गए थे पर टाइटन कहीं ना कहीं डूब गया, तो उसके बाद उनका पता नहीं लग पा रहा है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को लेके कुछ हमारे डाउट्स थे मत्स्ययान 6000 के लिए, तो इन्हीं को एड्रेस करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने कुछ चीज़ें बताई हैं। जैसे इसमें सिंथेटिक फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक तरह का फ्लोटिंग डिवाइस है। अगर मान लीजिए आपका जहाज यानी ये सबमर्सिबल वापस ऊपर नहीं आ पा रहा है, तो उस केस में ये आप सिंथेटिक फॉर्म को ऊपर रिलीज करेंगे, जिससे आपकी लोकेशन ट्रैक हो सकते हैं, मतलब आपके फिजिकल लोकेशन को ट्रेस करने में ये हेल्प करेगा। यहाँ हमने इसे बनाया टाइटेनियम से, जो कि स्ट्रांग भी है और लाइटर भी है। इसकी जगह हम कार्बन फाइबर का भी इस्तेमाल कर सकते थे, बट उतनी स्ट्रेंथ और उतना लाइटनेस नहीं हमें देखने को मिल रहा था। अगर हम स्टील को इस्तेमाल करते तो उसमें इरोजन का खतरा था और वो भारी भी बहुत था, तो वो रीफ सरफेसिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे। तो इस वजह से हमने यहाँ पर कोशिश की है कि हम टाइटेनियम का इस्तेमाल करें। लास्टली आपको याद रखना है कि मत्स्ययान की जो शेप है वो स्फेरिकल रहेगी, ताकि सभी जगह से इक्वल प्रेशर क्रिएट हो, और आपकी जो यान है यानी कि ये जो मत्स्ययान 6000 है, इसके ऊपर डैमेज कम से कम हो। क्योंकि जब आपका अनइवन प्रेशर होगा तो इसकी वजह से वाहन के ऊपर यानी जो ये मत्स्ययान 6000 है इसके ऊपर डैमेज आ सकता है, जिससे अंदर जो क्रू मेंबर है उनकी जान को संकट आ सकते हैं। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में, जिसका नाम है जिरकॉन। ये मिसाइल डेवलप की गई है रशिया के द्वारा। सबसे पहले आप टर्म समझिए कि हाइपरसोनिक होता क्या है। देखिए, जब हम साउंड की स्पीड को नापते हैं तो इसे मैक में नापा जाता है। अब जैसे मान लीजिए जो साउंड की स्पीड है, अगर कोई चीज़ उसी की स्पीड के अनुसार चल रही है, मतलब 330 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर कोई चीज़ चल रही है, तो इसे कहा जाता है 1 मैक। अगर मान लीजिए कोई इससे 5 गुना तेजी से चल रही है तो इसे कहा जाता है हाइपरसोनिक। तो यहां पर जो आपकी मिसाइल की स्पीड है वो साउंड की स्पीड से लगभग 5 गुना तेज रहेगी। यहां पर इसकी स्पीड बताई जा रही है 9500 किलोमीटर पर आवर। इसमें 2 स्टेजेस रहेंगी। पहली स्टेज सॉलिड रहेगी, दूसरी स्क्रैमजेट रहेगी। स्क्रैमजेट जहां पर आप ऑक्सीजन जो बर्न करने के लिए फ्यूल यूज करते हैं वो एटमॉस्फेयर से लेंगे। तो ये सेकेंड स्टेज जो है, इसकी वजह से इसकी स्पीड काफी तेज रहती है। इसे मिड फ्लाइट में भी आप मैनोवर करके इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसे ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, और ये अटैक कर पाएगा किसी भी शिप पे जो कि 1000 किलोमीटर दूर भी खड़ी हो। इस आर्टिकल में आपको 2 चीजें और याद रखनी है। देखिए, इसकी स्पीड जो है ये साउंड की स्पीड से 9 टाइम ज्यादा रहने वाली है, मतलब 5 टाइम से ज्यादा होते तो उसे हाइपरसोनिक कहते हैं। तो इसकी जो स्पीड है वो 9 टाइम ज्यादा है आपकी साउंड की स्पीड से, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पे आपको याद रखना है 3M22, ये भी जिरकॉन का ही दूसरा नाम है। तो यहां आपको ये याद रखना है कि इस मिसाइल को किसने डेवलप किया है, दैट इज रशिया। क्योंकि थाडा के बारे में आपके यूपीएससी ने पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो हो सकता है कि जिरकॉन के बारे में आपसे पूछ ले। आइए अब डिस्कस करते हैं अगले आर्टिकल को। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में, जो कि हमारा 3rd लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन रहेगा। इसमें 3 मेजर मॉड्यूल हम भेज रहे हैं। एक तो आपका प्रोपोर्शनल मॉड्यूल, दूसरा है लैंडर मॉड्यूल, और तीसरा है आपका रोवर। अगर बात की जाए प्रोपोर्शनल मॉड्यूल की, तो इसमें आपका शेप यानी कि स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, ये आपका एक पेलोड रहेगा, जिससे हम पॉलीमेट्री मेजर करेंगे आपके मून की। इसके बाद दूसरा रहेगा आपका लैंडर पेलोड।
अब लैंडर के साथ पेलोड में आपका जाएगा इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, जो कि अर्थक्वेक वगैरह को मेजर करेगा। ऐसे ही आपका लॉन्गिमेयर प्रोब रहेगा। चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये आपका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहेगा, जिसमें हम कैसे थर्मल स्टेट जो है आपके मून के एरिया की वो चेंज होते हैं, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। लास्ट में यहां पर रहेगा आपका रोवर, जिसमें अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एंड लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर रहेगा। तो ये पेलोड्स भेज के हम करना क्या चाहते हैं? बेसिकली यहां पर हम चंद्रयान 2 के फेलियर को ओवरकम करना चाहते हैं। देखिए, चंद्रयान 2 में हम डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते थे सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सदर्न पोल ऑफ मून, बट वो हो नहीं पाई। वो एक तरह से ये जो पार्ट था, ये कंपोनेंट था जो चंद्रयान 2 का, वो फ्लॉप रहा। तो यहां पर हम विक्रम जो कि लैंडर है और रोवर जो कि प्रज्ञान है, इन दोनों को लैंड करवाना चाहते हैं लूनर सरफेस पे, ताकि ये जो रोवर है वहां पर रोव करके कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर सके। इसे भेजा जाएगा जीएसएलवी के थ्रू। जीएसएलवी हमारा हैवी लॉन्च व्हीकल है। यहां आपको याद रखना है कि इसकी 3 स्टेजेस रहती हैं। पहली सॉलिड स्टेज, जो कि आपके इनिशियल थ्रस्ट को प्रोवाइड करता है। दूसरी आपका लिक्विड विकास इंजन रहेगा। विकास यहां पर जो नाम है, ये विक्रम साराभाई के नाम से आया है। तीसरा यहां पर जो आपकी स्टेज रहेगी, दैट इज क्रायोजेनिक स्टेज। क्रायोजेनिक स्टेज आपकी लेसर अमाउंट ऑफ फ्यूल में हैवी थ्रस्ट देती है, तो इस वजह से यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा पेलोड डाल सकते हैं। यहां आपको एक और बात याद रखनी है, हम 4 टन की जो सैटेलाइट्स होती हैं उनको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस कर सकते हैं थ्रू जीएसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब यहां इसकी हाइट आपको पता होनी चाहिए, दैट इज अराउंड 35,786 किलोमीटर। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे रेयर डिजीज के बारे में, जो कि एक बहुत छोटी पॉपुलेशन को इंपेक्ट करती है। एज पर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इसके केसेस 1000 में से किसी एक या उससे कम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब भारत के अंदर हीमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया और बहुत सी ऐसी बीमारियां देखने को मिल जाती हैं। अब यहां इस आर्टिकल में बात की गई कि एक पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे को लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर हुआ है। अब इसके लिए गवर्नमेंट से हेल्प मांग रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021, जिसके तहत 20 से 50 लाख तक की ट्रीटमेंट के सपोर्ट को दिया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसमें बीमारियों को अलग अलग ग्रुप्स में आइडेंटिफाई कर रखा है। अब कुछ बीमारियां हैं जो एक बार ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो सकती हैं, तो उन्हें ग्रुप 1 में रखा गया, और जो लॉन्ग टर्म आपकी ट्रीटमेंट डिमांड करती है उन्हें ग्रुप 3 में रखा गया। तो ये ग्रुप 3 की बीमारी है, जो कि इनहेरिट मेटाबॉलिक डिजीज है। मतलब कि माँ बाप से बच्चे को होने वाली ऐसी बीमारी है जिसमें अब नॉर्मली आपके टॉक्सिक मटेरियल बिल्ट होते हैं और एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण ये आपको देखने को मिलता है, और इसके लिए कोई भी अप्रूव्ड ट्रीटमेंट नहीं है। देखिए, इन बीमारियों को कई बार ऑर्फन डिजीज भी बोला जाता है, यानी अनाथ बीमारियां। ऐसा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ऊपर कोई भी कंपनी पैसा लगा के राजी नहीं है, क्योंकि फार्मा कंपनीज भी प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। अब जो बीमारी पहले से बहुत कम लोगों को हो रही हो, तो उन केसेस में यह होता है कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रह जाता है। अगर प्रॉफिट मार्जिन कमाना भी होगा तो यहां पर इसके लिए बहुत हैवी पेमेंट देनी पड़ेगी जिन लोगों को यह बीमारी होगी। तो इस वजह से इसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा दिखती नहीं है कंपनीज को, तो यहां पर वो R&D कम करती हैं। तो इसी कारण से इसे ऑर्फन डिजीज भी बोला जाता है, यानी अनाथ बीमारी। वैसे तो आप सभी को यहां पर लाइसोसोम के बारे में भी पता होना चाहिए, जिन्हें सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है सेल्स के अंदर। मान लीजिए एक सेल की लाइफ स्पैन पूरा हो चुका है, तो यहां पर लाइसोसोम में जाके वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लेता है। इसी वजह से इसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल वेव के बारे में। देखिए, मान लीजिए ये एक तालाब है। इस तालाब में मैं यहाँ पर एक छोटा सा पत्थर फेंकता हूँ। अब क्या होगा, इससे इस पानी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी और कुछ इस तरह से यहाँ पर वेव क्रिएट होंगी। इन वेव को कहा जाता है ग्रेविटेशनल वेव। अब ये वेव आपस में पार्टिकल के साथ भी इंटरेक्ट होगी। मान लो यहाँ पर कोई जहाज फ्लोट कर रहा है, उससे भी ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगी। यहाँ आपकी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है टीम के द्वारा, आपके यूरोपियन पल्सर सेल टाइमिंग अरे और इंडियन पल्सर टाइमिंग अरे के द्वारा। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, कहते हैं कि जो आपके स्पेस है इसके अंदर कंटिन्यूसली चेंज आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल वेव। अब इसको बताने के लिए इन्होंने यूज किया एक पल्सर सेल का। पल्सर सेल आप ये कह सकते हैं कि आपका एक बहुत तेजी से रोटेट करने वाला स्टार है, जो
आसपास के जो टाइम वेब है आपकी, यानी कि आप ये कह सकते हैं ग्रेविटेशनल वेव को जनरेट करता है ये टाइम वेब को हिलाकर। जैसे मान लीजिए एक पानी है, इसके ऊपर अगर मैं किसी चीज को जोर जोर से घुमा रहा हूँगा तो इस पानी के अंदर भी तो वाइब्रेशन क्रिएट होगी ना। तो सेम जब भी ये आपके पल्सर सेल घूमते हैं, बहुत तेजी से घूमते हैं ये, तो इससे जो स्पेस टाइम है उसके अंदर आप ये कह सकते हैं चेंजेस आते हैं। अब इसको डिटेक्ट करने के लिए हमने यूज किया जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जो कि इंडिया का है। ये वर्ल्ड के 6 टेलीस्कोप्स में से एक है जो इस प्रोजेक्ट में यूज किया गया था ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए। अब हुआ ये कि इस पल्सर सेल से जो लाइट आपकी एमिट हो रही थी, उस लाइट के आने में कुछ मिली सेकेंड का फर्क देखने को हमें मिला, और जिससे हमने अंदाजा ये लगाया कि ये जो आपकी ग्रेविटेशनल वेव है, इसकी वजह से ये चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हम यहां पर ये कहते हैं कि ये जो पल्सर सेल है एक तरह के कॉस्मिक लाइट हाउस है, जहां से लाइट अर्थ की तरफ ट्रेवल करती है। अगर बात की जाए जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप की, तो ये आपका लोकेटेड है पुणे में। पहली चीज ये याद रखना, यहां इसको इंडिजिनियसली बिल्ड किया गया है अंडर द कॉन्सेप्ट स्मार्ट। स्मार्ट मतलब स्ट्रेच मैश अटैच टू रोप टूजर्स। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में। देखिए, आप सभी को पता होगा बैक्टीरिया बहुत तेजी से इवॉल्व करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हम मेडिसिन लेने स्टार्ट करते हैं और हम थोड़ा ठीक फील करते हैं तो हम मेडिसिन को रोक देते हैं। अब खासकर ये अगर एंटीबायोटिक है तो उस केस में जो थोड़े बहुत आपके बैक्टीरिया आपकी बॉडी में रह गए हैं तो वो फिर से आपके ग्रो करेंगे, इवॉल्व करेंगे और एक तरह से रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे इस दवाई के खिलाफ, और इसी चीज को कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। देखिए, ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, बट कोविड-19 के बाद से हमारा बहुत सा ध्यान है इसके ऊपर, क्योंकि कोविड-19 ने एक चीज तो हमें बता दी है कि हम किसी भी तरह के मेडिकल डिजास्टर के लिए अभी तैयार नहीं हैं, तो हम फ्यूचर रेडी बनना चाहते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए, एक मेडिसिन थी आपकी फेज 3 ट्रायल में थी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए। अब हुआ क्या कि एक पेशेंट थे, उनको काफ़ी देर से हैदराबाद के अंदर आईसीयू के अंदर थे। इनको ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया ने घेर लिया, मतलब इन द सेंस कि उससे इन्फेक्टेड थे और कोई भी दवाई इसके ऊपर काम नहीं कर रही थी। अब यहाँ इस पर्सन को हमने एक फेज 3 ट्रायल के अंडर, कोई मेडिसिन थी हमारी जिसका नाम है सीफीपीमीज़ेडेबेक्टम। अब देखिए, इस दवाई के थ्रू हमने इस पर्सन को ट्रीट किया। आप ये कह सकते हैं कि जब आपकी सभी लाइन ऑफ डिफेंस मेडिसिन की खत्म हो जाती है, उस समय जो एक इकलौती रिजॉर्ट बची है वो यही है हमारे पास। अभी ये अंडर ट्रायल है, बट इसका जो इफेक्ट था वो काफ़ी ठीक देखने को मिला, मतलब वो पर्सन स्लोली रिकवर करा है। बट यहाँ हमारे लिए कुछ चैलेंजेस हैं। देखिए, चैलेंज नंबर 1, इंडिया में इरेशनल यूज किया जाता है। जो यूज है एंटीबायोटिक का वो बहुत इरेशनल है। जैसे ओवर अ काउंटर आपकी ये दवाइयाँ फ्रीली सेल की जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप केमिस्ट के पास जाते हैं, केमिस्ट आपको फटाक से कोई दवाई दे देता है, तो वहाँ पर कई बार एंटीबायोटिक भी दे दी जाती है। अगर आप उसकी पूरी तरह से सेवन नहीं करेंगे, मतलब जितनी खुराक बोली जाए, जैसे 3 दिन या 4 दिन का कोर्स है, ना किया जाए, तो यहाँ पर आप लोगों की सेहत पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। तो यहाँ पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि जितनी भी आपकी दवाइयाँ हैं उनको आप हमेशा टाइमली कोर्स को पूरा करें। दूसरी चीज़, अब इंडिया में फूड सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर मुर्गियों का जो साइज़ है उसको इंक्रीज करने के लिए इन्हें एंटीबायोटिक दी जाती है, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होती है। मतलब वो जो बैक्टीरिया है आपकी बॉडी के अंदर वो ड्रग्स को रेजिस्ट करने लग जाता है। हमारे यहाँ पर जो केमिकल इंडस्ट्री है या फार्मा इंडस्ट्री है उसके अंदर रूल एंड रेगुलेशन को भी पूरी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है। कई बार वेस्ट को ऐसे ही डंप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में ये जो आपके केमिकल्स हैं जिससे आपकी दवाइयाँ बनती हैं ये खुले में रह जाती हैं, और इससे भी इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरिया देखने को मिलता है उनमें ड्रग रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ हमें इन सब फ्रंट के ऊपर भी वर्क करना होगा। ऑल्दो हमारी कोशिश ये भी रहनी चाहिए कि कैसे हम नई से नई दवाइयों की खोज करें जो कि इस तरह की बीमारियों से लड़ सकें, या कोई और टेक्निक भी हो सकती है, या नैनो टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और तो यहाँ पर इस आर्टिकल में इसी बारे में बात की गई है। आज की इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।